अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ज़ुबैर एजुकेटर चैनल में आपका इस्तकबाल है। मैं ज़ुबैर अहमद फ़ाद। नाजरीन, पिछली वीडियो में हमने मरकज़ी मजलिस साज़ के बारे में मालूमात हासिल की थी। आइए आज हम भारत का अदालती निज़ाम के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन अगर आपने पिछली वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली नोटिफिकेशन से आप मिस ना हो सके। तो चलिए आज का लेसन शुरू करते हैं। क़ानून साज मजलिस और मजलिस आमिला के साथ साथ अदलिया भी हुकूमती निज़ाम का एक अहम हिस्सा है। और क़ानून साजी का काम क़ानून साज मजलिस करती है और मजलिस आमिला इन पर दरामद करती है और इंसाफ देने का काम अदलिया करती है। तो चलिए आज के इस लेसन में हम भारत के अदालती निज़ाम पर मबनी 30 मारूज़ी सवालात को हल करने की कोशिश करते हैं। पहला सवाल है कि भारत के अदालती निज़ाम का बुनियादी मकसद क्या है? अलिफ, क़वानीन को मजबूत बनाना। बे, मुल्क में अमन व अमान क़ायम करना। ऑप्शन जीम, इंसाफ की फरहमी और जमहूरी निज़ाम की मजबूती। ऑप्शन दाल, हुकूमत की निगरानी करना। नाज़रीन, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर जीम, इंसाफ की फरहमी और जमहूरी निज़ाम की मजबूती। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर जीम। सवाल नंबर 2, भारत में क़ानून की बुनियादी तौर पर कितनी अक़साम बताई गई है? ऑप्शन अलिफ 2, ऑप्शन बे 3, ऑप्शन जीम 4, ऑप्शन दाल 5। नाज़रीन, इसकी 2 किस्में बताई गई है, एक है दीवानी और एक है फ़ौजदारी। इसके बारे में आगे हम तफसील से पढ़ेंगे। सवाल नंबर 3, ज़ैल में से कौन से क़ानून की किस्म ख़ानदान और मज़हब से मुताल्लिक़ तनाज़ात से ताल्लुक़ है? अलिफ, दीवानी क़ानून। बे, फ़ौजदारी क़ानून। जीम, दस्तूरी साजी क़ानून। ऑप्शन नंबर दाल, आइनी क़ानून। तो नाज़रीन, इसका सही जवाब है अलीफ। जी हाँ, देखिए 2 टाइप के जैसे मैंने आपको बताया, एक है दीवानी क़ानून और दूसरा है फ़ौजदारी क़ानून। देखिए दीवानी क़ानून में इंसान के हुकूक़ के मनाफ़ी तनाज़ात इस क़ानून के दायरे में आते हैं। मसलन ख़ानदान और मज़हब से मुताल्लिक़ तनाज़ात और ज़मीन के मुताल्लिक़ तनाज़ात, किराया, मायदा या तलाक़ वग़ैरह के जो भी मामलात रहते हैं, इसके मुतल्लिक़ा अदालत में पिटीशन दायर करने पर अदालत इस पर फ़ैसला देती है। जी हाँ नाज़रीन, आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4, वो कौन से जराइम हैं जिन पर सरकार मुकदमा दायर करती है? अलिफ, सिर्फ़ दीवानी जराइम। बे, सिर्फ़ मालियाती जराइम। जीम, सिर्फ़ फ़ौजदारी जराइम। दाल, सिर्फ़ इंतज़ामी जराइम। नाज़रीन, इसका सही जवाब है फ़ौजदारी जराइम। अब ये फ़ौजदारी जराइम क्या होता है, आइए इसे समझते हैं। देखिए फ़ौजदारी एक संगीन नोयत का जुर्म है। मसलन चोरी करना, नक़ब्ज़ा नहीं करना या जहेज़ के लिए तकलीफ़ देना, और बहुत सारे इसमें जराइम आते हैं। सबसे पहले इसमें क्या होता है कि पुलिस इसके बारे में पहले एफआईआर दर्ज करती है और उसके बाद इसकी पुलिस तफ्तीश करती है, और जिसके बाद वो अदालत में मुकदमा दायर होता है और जुर्म साबित होने पर सज़ा की नोयत भी संगीन होती है। देखिए भारत के तरक्की में अदलिया का अहम किरदार है। आम इंसान के दिल में भी अदालत के लिए बहुत एहतराम और भरोसा है। नाज़रीन, अदालत ने शख्सी आज़ादी, वफाकी रियासतों और आइनी तहफ़्फ़ुज़ को फ़राहम किया है। भारत में जमहूरियत को मजबूत करने में अदलिया का बहुत बड़ा हाथ है। जी हाँ नाज़रीन, भारत में क़ानूनी निज़ाम की 2 शाखें हैं, आप याद रखिएगा। एक है दीवानी और दूसरी है फ़ौजदारी। फ़ौजदारी से मुराद है क्रिमिनल एक्ट। जी हाँ, फ़ौजदारी में डायरेक्ट अरेस्ट होते हैं नाज़रीन, याद रखिएगा। सवाल नंबर 5, सुप्रीम कोर्ट यानी अदालत उज़्मा की सरबराही कौन करता है? अलीफ, सदर जमहूरिया। बे,
वज़ीर आज़म, जीम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, दाल अटॉर्नी जनरल। नाज़रीन इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर जीम, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट का जो सरबराह होता है, जो हेड होता है, एससी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जी हाँ, याद रखिएगा। सवाल नंबर 6, रियासतों के बाहमी झगड़ों पर फैसला देने का इख्तियार किस अदालत का है? ऑप्शन नंबर 1 अलीफ हाई कोर्ट, ऑप्शन नंबर बी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ऑप्शन नंबर जीम सुप्रीम कोर्ट अदालत उज़्मा, ऑप्शन नंबर दाल एडिशनल सेशन कोर्ट। नाज़रीन इसका सही जवाब है सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि ये मामला रियासतों का है, ये रियासतों के दरमियान का मामला है और सबसे जो बड़ी अदालत है हमारी अदालत उज़्मा वो सुप्रीम कोर्ट है। वही तमाम रियासत के जो मामलात रहते हैं झगड़ों के, उन मामलात को निपटारा करती है। जी हाँ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ज़िले पे होता है और हाई कोर्ट हमारे रियासत के अंदरूनी मामला देखती है। जी आइए सवाल नंबर 7, हाई कोर्ट के दायरे इख्तियार में झैल में से क्या शामिल है? जी कि देखिए हाई कोर्ट में क्या क्या चीज़ें आती हैं। अलीफ बुनियादी हुकूक़ की हिफाजत, ऑप्शन नंबर बे नए क़वानीन वाज़े करना, ऑप्शन नंबर जीम तमाम रियासती असम्बलियों को तहलील करना, ऑप्शन नंबर दाल मुल्क में मालियाती मामलात का इंतज़ाम करना। नाज़रीन इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर अलीफ, बुनियादी हुकूक़ की हिफाजत करना हाई कोर्ट के दायरे इख्तियार में आता है। जी हाँ। सवाल नंबर 8, किस कानून का ताल्लुक़ ज़मीन जायदाद और किराए से मुतल्लिक़ तनाज़ात से हैं? ऑप्शन अलीफ फ़ौजदारी क़ानून, ऑप्शन बे दीवानी क़ानून, ऑप्शन जीम आइनी क़ानून, ऑप्शन दाल इंतज़ामी क़ानून। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी दीवानी, क्योंकि हमने अभी कुछ देर पहले पढ़ा ज़मीन जायदाद और घरेलू जो मामलात रहते हैं ये दीवानी क़ानून के दायरे में आते हैं। आइए सवाल नंबर 9, इंसाफ की फरहमी में ख़वातीन, माज़ूरीन और ट्रांसजेंडर जैसे पसमानदा तबक़ात को हम आहंगी के साथ लाने के लिए क्या कोशिशें की जाती है? अलीफ इंतज़ामी इक़दामात, बे मजहबी रहनुमाओं की मशावरत, ऑप्शन जीम अदालती मावनत लीगल एड, और दाल प्राइवेट फंडिंग के ज़रिए। तो नाज़रीन इसका सही जवाब है अदालती मावनत के ज़रिए। सवाल नंबर 10, अदलिया की आज़ादी का क्या मतलब है? अलीफ हुकूमत का अदालती फ़ैसलों में मदाखलत करना, ऑप्शन बे जजों का सियासी दबाव से मुतासिर हुए बग़ैर काम करना, ऑप्शन जीम सुप्रीम कोर्ट का तमाम फ़ैसलों को खुद ही करना, ऑप्शन दाल किसी भी शख्स को अदालतों में अपील करने की आज़ादी ना होना। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बे, जजों को सियासी दबाव से मुतासिर हुए बग़ैर काम करना। ये निष्पक्ष होने चाहिए। जज जो है किसी सियासी पार्टी या किसी और किसी के दबाव में ना आकर अपने फ़ैसले क़ानून के मुताबिक करने चाहिए। यह है अदलिया की आज़ादी का मतलब। आइए अगला सवाल समझ लेते हैं। सवाल नंबर 11, मरकज़ी अदालतों के तहत कौन सी अदालतें काम करती है? अलीफ प्राइवेट अदालतें, बे मातहत अदालतें, जीम सिर्फ सुप्रीम कोर्ट, सिर्फ हाई कोर्ट। तो इसका सही जवाब है मातहत अदालतें। जी हाँ, जो इनके ज़ेर इंतज़ाम चलती हैं मरकज़ी अदालतों के तहत। इसका सही ऑप्शन है बे। सवाल नंबर 12, सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों की कितनी नोयत होती हैं? अलीफ सिर्फ एक, बे यानी 2 इख्तियारी और वाजिब, जीम 3 में है इख्तियारी, वाजिब और मशावरती, दाल में है 4 मुकामी, कौमी, बैनुल अक़वामी और रियासती। इसका सही जवाब है ऑप्शन 3। जी इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर जीम, इख्तियारी, वाजिब और मशावरती। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों की नोयत है, यानी याद रखिएगा नाज़रीन, इख्तियारी, वाजिब और मशावरती। सवाल नंबर 13, सदर जमहूरिया किसके बारे में सुप्रीम कोर्ट से मशवरा तलब कर सकते हैं? सदर जमहूरिया
الف بین الاقوامی سفارتی تعلقات، بے عوامی اہمیت کے قانونی معاملات، جیم حکومت کے انتظامی اخراجات، دال پارلیمانی کمیٹیوں کی تشکیل۔ تو اس کا صحیح جواب ہے ناظرین آپشن نمبر بے، عوامی اہمیت کے قانونی معاملات۔ جی سوال نمبر 14، عدالت کے ذریعے بنیادی حقوق کی حفاظت کو کیا کہا جاتا ہے؟ الف عدالتی فعالیت، بے عدالتی نظر ثانی، جیم عدالتی استحکام، دال عدالتی مداخلت۔ تو اس کا صحیح جواب ہے عدالتی نظر ثانی۔ عدالت کے ذریعے بنیادی حقوق کی حفاظت کو کیا کہا جاتا ہے؟ عدالت نظر ثانی۔ سوال نمبر 15، بھارت کے عدالتی نظام میں کس کو سب سے اوپر کا درجہ حاصل ہے؟ آپشن الف ہائی کورٹ، بے ماتحت کورٹس، جیم سپریم کورٹ یعنی عدالت عظمیٰ، اور دال ہے ڈسٹرکٹ کورٹ۔ تو ناظرین اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر جیم، آپشن نمبر جیم سپریم کورٹ کو یاد رکھیے گا، سپریم کورٹ کو درجہ حاصل ہے۔ آئیے میں آپ کو سپریم کورٹ کے بارے میں بتاتا چلوں۔ دیکھیے بھارت کے چیف جسٹس سپریم کورٹ کے سربراہ ہوتے ہیں، اور چیف جسٹس اور دیگر ججوں کا تقرر کون کرتا ہے یہ آپ کو یاد رکھنا ہے، صدر جمہوریہ کرتے ہیں۔ ناظرین یاد رکھیے گا سپریم کورٹ کے سب سے سینئر جج کو چیف جسٹس کہا جاتا ہے، اور انصاف رسانی کا عمل کسی کے دباؤ کے تحت نہیں ہونا چاہیے۔ جج انصاف رسانی کا کام بخوبی انجام دینا چاہیے، اس کے لیے عدلیہ کو آزاد رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے، نشپکش جسے کہتے ہیں ہم۔ اس کے مقصد کے تحت آئین نے کچھ شرائط رکھے ہیں ججوں کی اہلیت کے لیے۔ دیکھیے صاف کر دی ہے انہوں نے، کیا کیا کہا ہے آئین میں کہ قانون کے یعنی ججوں کا تقرر سب سے پہلے کون کرے گا؟ صدر جمہوریہ کرے گا، جس کی کسی وجہ سے سیاسی دباؤ دخل ہونا نہیں چاہیے اس میں، سب سے امپورٹنٹ بات۔ اور ججوں کو خدماتی ضمانت حاصل ہوتی ہے، اور معمولی وجاہت یا سیاسی مقصد کے تحت انہیں عہدے سے برخاست نہیں کیا جاتا۔ ناظرین سپریم کورٹ کے اب جج کی دیکھیے عمر یاد رکھیے گا آپ، تو سپریم کورٹ کے جج ہوتے ہیں سپریم کورٹ کہاں واقع ہے؟ دہلی میں واقع ہے۔ ناظرین جو کہ عمر جو سبق دوشی کی عمر ہوتی ہے وہ بتاتا چلوں۔ دیکھیے سپریم کورٹ کے جو جج ہوتے ہیں ان کے سبق دوشی یعنی ان کے ریٹائرمنٹ کی ایج ہوتی ہے 65 سال۔ یاد رکھیے گا سپریم کورٹ کے لیے 65 سال۔ سپریم کورٹ کو میں ایسا شارٹ میں لکھتا ہوں سپریم کورٹ SC، اس کے لیے 65 ایئر، بس یاد رکھیے گا آپ۔ اور ہائی کورٹ کے لیے HC لکھتا ہوں، یاد رکھیے گا ہائی کورٹ کے لیے عمر ہوتی ہے 62 سال، یہ ریٹائرمنٹ کی ایج ہے، یاد رکھیے گا ناظرین۔ سپریم کورٹ کے جج کی ریٹائرمنٹ کی عمر ہوتی ہے 65 سال، اور ہائی کورٹ کے جج کی عمر ہوتی ہے ریٹائرمنٹ کی 62 سال۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 16، انصاف کے بروقت فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے کیا ضروری ہے؟ الف عدلیہ کا مضبوط بننا یا بنانا، بے قوانین کو پیچیدہ بنانا، جیم ریاستی قوانین کو مضبوط کرنا، دال بین الاقوامی قوانین پر عمل کرنا۔ تو اس کا صحیح جواب ہے الف عدلیہ کو مضبوط بنانا۔ ناظرین اس کا صحیح جواب ہے کہ ظاہر سی بات ہے اگر عدلیہ مضبوط رہے گی تو بروقت ہم انصاف کر سکیں گے، اور یہ یقیناً صحیح انصاف ہوگا۔ سوال نمبر 17، عدلیہ کا یہ حق کہ وہ حکومت کے کسی بھی قانون یا فیصلے کو غیر آئینی قرار دے کر منسوخ کر سکے کیا کہلاتا ہے؟ الف عدالتی انضباط، بے عدالتی اختیار، جیم عدالتی نظر ثانی، دال عدالتی عمل داری۔ تو اس کا صحیح جواب ہے ناظرین آپشن نمبر جیم، عدالتی نظر ثانی کہلاتا ہے، یاد رکھیے گا عدالتی نظر ثانی۔
सवाल नंबर 18, हाई कोर्ट के जजों का तकर्रुर कौन करता है? अलीफ वज़ीर आज़म, बे चीफ मिनिस्टर, जीम सदर जमहूरिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और मुतखिला गवर्नर से मशावरत के बाद, और दाल है लोकसभा के स्पीकर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर जीम, सदर जमहूरिया। याद रखिएगा, हाई कोर्ट के जजों का तकर्रुर भी सदर जमहूरिया ही करते हैं। जी हाँ, हाई कोर्ट के बारे में मैं बताऊं आपको, भारत के वफाकी रियासतों में हर रियासत के लिए एक हाई कोर्ट इख्तियार करने का हक पार्लियामेंट को दिया गया है। फ़िलहाल हमारे मुल्क में 4 हाई कोर्ट्स हैं। हाई कोर्ट में एक चीफ जस्टिस होता है और दिगर चंद जज होते हैं, याद रखिएगा। और हाई कोर्ट के तमाम जजों का तकर्रुर सदर जमहूरिया ही करते हैं। अब जैसे मुंबई की मिसाल लें, मुंबई हाई कोर्ट में 2 रियासतें हैं, जैसे कि महाराष्ट्र और गोवा, दादर नगर हवेली, दमन दीव, ये जो मरकज़ के इलाके हैं वो भी मुंबई हाई कोर्ट के ही ज़ेर इंतज़ाम आते हैं, नाज़रीन याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 19, भारत के तमाम रियासती अदालतों का बदर्जा तकर्रुर कौन करता है? अलीफ रियासती सरकार, बे मरकज़ी सरकार, जीम हाई कोर्ट, दाल सुप्रीम कोर्ट। तो इसका सही जवाब है हाई कोर्ट करती है, याद रखिएगा। रियासती अदालत के जितने भी जजेस होते हैं रियासती अदालत में, हाई कोर्ट ही करती है। जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आ गया, उसके अंदर दीवानी कोर्ट आ गया। जी हाँ, इन सारों का तकर्रुर हाई कोर्ट ही करेगी, रियासती। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 20, फौजदारी क़ानून के तहत कौन सी सज़ा दी जा सकती है? अलीफ सिर्फ जुर्माना, बे सिर्फ जेल, जीम जुर्माना और जेल दोनों या मौत की सज़ा संगीन जराइम में, दाल सिर्फ तंबिया। नाज़रीन इसका सही जवाब है जीम। जुर्माना भी लग सकता है, जेल भी हो सकती है, या दोनों हो सकते हैं, या फिर अगर बहुत मामला संगीन है तो सज़ाए मौत भी दी जा सकती है। आइए सवाल नंबर 21 पढ़ते हैं। हाई कोर्ट के दायरे इख्तियार के तहत क्या शामिल है? अलीफ फौजदारी और दीवानी मुकदमात की समाअत, बे रियासती क़ानून में तरमीम करना, जी मरकज़ी हुकूमत को क़र्ज़ देना, दाल मुल्क के आइन में तब्दीली करना। यह इसका सही जवाब है अलीफ। फौजदारी और दीवानी मामलात जो मुकदमात होते हैं सारे डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट में, तो इन तमाम मामलात हाई कोर्ट के दायरे इख्तियार में आते हैं, याद रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 22, जजों को ओहदे से क्यों नहीं हटाया जा सकता? अलीफ इनका ताल्लुक़ सियासी पार्टियों से होता है, जी नहीं, बिल्कुल नहीं। बे उन्हें पार्लियामेंट ने मुंतखब किया होता है, जी नहीं। जीम उनकी कारकर्दगी और फैसलों को ज़ाती इख्तिलाफ से बचाने के लिए, दाल वो बहुत ज़्यादा तनख्वाह लेते हैं, जी नहीं। इसका सही जवाब है नाज़रीन जीम, उनकी कारकर्दगी और फैसलों को ज़ाती इख्तिलाफ से बचाने के लिए जजों को ओहदे से नहीं हटाया जा सकता। आइए सवाल नंबर 23, दीवानी क़ानून के तहत तनाज़े के फ़रीक़ को क्या चाहते हैं? अलीफ मुजरिम को सज़ा दिलाना, बे जुर्माने की वसूली, जीम अपने हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ और क़ानूनी चाराजोई, दाल सियासी फ़ायदा हासिल करना। अगर इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर जीम। दीवानी कोर्ट में जितने भी मामला जाते हैं वो अपने हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के गुहार लगाते हैं और क़ानूनी चाराजोई हासिल हो चाहते हैं ताकि उनको इंसाफ मिले और उनके हुकूक की तहफ़्फ़ुज़, उनके हुकूक को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम हो। जी आइए सवाल नंबर 24 समझते हैं। अदालत की आज़ादी का फ़ायदा किसको होता है? अलीफ सिर्फ हुकूमत को, बे सिर्फ अदलिया के अहलकारों को, जी मुल्क के अवाम को इंसाफ की फराहमी में, दाल सिर्फ वज़ीर आज़म को। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर जी, मुल्क के अवाम को इंसाफ की फराहमी में। जी अदालत की आज़ादी का फ़ायदा मुल्क के अवाम को ही मिलता है। जी हाँ। सवाल नंबर 25, भारत की अदालतों का बुनियादी फरीज़ा क्या है? अलीफ सरकारी पॉलिसियों की निफाज, बे अवाम को इंसाफ फराहम करना और मुल्क के निज़ाम को चलाना,
جیم دفاعی تیاریوں کی نگرانی، دال عالمی تعلقات کو بہتر بنانا۔ اس کا صحیح جواب ہے بے۔ اس کا صحیح جواب ہے بے، عوام کو انصاف فراہم کرنا اور ملک کے نظام کو چلانا بھارت کے عدالتوں کا بنیادی فریضہ ہے۔ اب میں آپ کو ہائی کورٹ کی ذمہ داریاں بتاتا ہوں۔ ناظرین، ہائی کورٹ دیکھیے اپنا جو دائرے اختیار میں آنے والی جو عدالتیں ہوتی ہیں، ثانوی عدالتیں، ان کی نگرانی کرنا، ان کی دیکھ بھال کا اختیار ان کو ہوتا ہے، اور بنیادی حقوق کے تحفظ کے لیے احکامات دینے کا اختیار۔ اور جو ڈسٹرکٹ کورٹس ہوتے ہیں ان کے ججوں کا تقرر کرتے وقت گورنر ہائی کورٹ کا مشورہ لینا ہوتا ہے۔ جی، یعنی ضلعی عدالتوں کے ججوں کا تقرر کرتے وقت گورنر ہائی کورٹ کا مشورہ لیتے ہیں۔ جی ناظرین، آئیے اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 26، اگر کوئی بھی شخص اپنے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی محسوس کرے تو وہ کہاں اپیل کر سکتا ہے؟ الف، لوک سبھا کے اسپیکر کے پاس، بے، وزیر داخلہ کے پاس، جیم، ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ میں، یا دال، پولیس اسٹیشن میں۔ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر جیم، ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ میں۔ جی ہاں، اگر ہائی کورٹ سے انصاف، اس کو ایسا لگا کہ ہائی کورٹ نے جو فیصلہ دی ہے، اگر وہ اس کو لگتا ہے کہ یہ فیصلہ صحیح نہیں ہوا ہے یا اس کی نظر ثانی ہونی چاہیے، تو وہ سپریم کورٹ میں اپیل کر سکتا ہے۔ اگر جو ضلعی یا سیشن کورٹ نے جو فیصلہ دی ہے اور اسے منظور نہیں ہے تو ان فیصلوں کو وہ ہائی کورٹ میں بھی اپیل کر سکتا ہے۔ جی ہاں ناظرین، آئیے سوال نمبر 27 سمجھتے ہیں۔ وہ کون سی عدالتیں ہیں جہاں عوام براہ راست اور تنازعاتی عدالتیں ہوتی ہیں؟ الف، ہائی کورٹس، بے، سپریم کورٹس، جیم، ماتحت عدالتیں، ضلعی اور مقامی عدالتیں، دال، بین الاقوامی عدالتیں۔ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر جی، ماتحت عدالتیں۔ جی ہاں ناظرین، اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر جی۔ یہ وہ عدالتیں ہیں جہاں عوام براہ راست اپنے جو بھی معاملات رہتے ہیں وہ وہاں پر پیش کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ضلع سے تعلق رکھتے تو ضلعی سطح پر، اور آپ مقامی سطح پر جو اپنی دیوانی کورٹ ہوتی ہے وہاں پر بھی اپنی اپیل دائر کر سکتے ہیں۔ آئیے ناظرین آگے بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 28، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اور دیگر ججوں کا تقرر کون کرتا ہے؟ الف، وزیر اعظم، بے، وزیر قانون، جیم، صدر جمہوریہ، دال، چیف منسٹر۔ ناظرین، اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر جیم، صدر جمہوریہ کرتے ہیں۔ سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس ہوتے ہیں اور دیگر جج ہوتے ہیں سپریم کورٹ کے، ان کا تقرر صدر جمہوریہ ہی کرتے ہیں، یاد رکھیں ناظرین۔ سوال نمبر 29، بھارت میں عدلیہ کو کس حیثیت سے دیکھا جاتا ہے؟ الف، مقننہ کتابیں، بے، انتظامیہ کتابیں، جیم، آزاد اور خود مختار، دال، ریاستوں کتابیں۔ تو اس کا صحیح جواب ہے آزاد اور خود مختار۔ جی ہاں ناظرین، آزاد اور خود مختار حیثیت سے دیکھا جاتا ہے، کیونکہ بھارت میں جو عدلیہ نظام ہے، عدالتی نظام ہے، وہ نشپکش ہے، وہ کسی کے دباؤ میں آ کر فیصلہ نہیں دیتی ہے، وہ آئینی طور پر فیصلہ دیتی ہے۔ سوال نمبر 30، عدالتی نظام میں انصاف کی فراہمی میں اہم رکاوٹ کیا بنتی ہے؟ الف، مقدمات میں تاخیر، بے، ججوں کی کمی، جیم، سیاسی دباؤ، یا تمام مذکورہ بالا۔ تمام۔ دیکھیے اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر دال۔ جی ہاں، یہ تمام ہی چیزیں ہیں ناظرین۔ عدالتی نظام میں انصاف کی فراہمی میں رکاوٹ بنتی ہے کیونکہ مقدمات میں تاخیر بھی ہوتی ہے، اس لیے ظاہر سی بات ہے کہ جب تاخیر ہوگی تو انصاف دیر سے ملے گا۔ ججوں کی کمی بھی ہے اور سیاسی دباؤ بھی رہتا ہے، حالانکہ کسی کے دباؤ میں فیصلہ نہیں دیتے۔ ناظرین یاد رکھیے گا، عدالت سیاسی دباؤ میں آ کر فیصلہ نہیں دیتی ہے، لیکن ان کے سیاسی دباؤ ہونے کی وجہ سے معاملات میں تاخیر ہوتی ہے۔ جی، اس لیے اس کا صحیح جواب ہے تمام مذکورہ بالا۔ ناظرین امید کرتا ہوں کہ آج کا لیسن آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ اگلے لیسن میں ہم انشاءاللہ ہمارے ریاستی حکومت کے بارے میں پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، ویڈیوز کو دیکھتے رہیے گا۔ اللہ حافظ۔